हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हमारा वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 169 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। पहला है, रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अगर रेजिग्नेशन देते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपने आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड है, पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको रेजिग्नेशन देना होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक सॉइल इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्लैक सॉइल है यानी काली मिट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है आयरन, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा है हमारा नाइट्रोजन। तो उसका सही आंसर है बी, 1, 2 एंड 3, यानी कि सिर्फ पहले दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दो चीज़ें हैं जो कि ब्लैक सॉइल में नहीं होता है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें नहीं पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। पीएसएफ के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ यूज टू प्रोक्योर ओनली पेरिशेबल एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़, यानी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं एग्रीकल्चर यानी उन्हीं मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि पेरिशेबल हो यानी कि ख़राब हो जाते हो, या फिर हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज जैसे फल फ्रूट ये सब चीज़ें उसमें आती हों। सेकंड है, इट इज़ अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इसको एमएसपी के तौर पे अनाउंस किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2, यानी कि दोनों ही गलत है। पीएसएफ रिफर्स टू एनी फंड कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ कंटेनिंग एक्सट्रीम वोलेटिलिटी इन प्राइस ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज। तो पीएसएफ फंड उन कमोडिटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हो, कहने का मतलब उनका प्राइस जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता हो, ऊपर नीचे होता हो, या फिर कोई सेलेक्टेड कमोडिटीज़ के प्राइस हो, मतलब किसी सेलेक्टेड प्राइस के कमोडिटीज फ्लक्चुएट करती हो तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैन कॉज ग्रेविटेशनल वेव। तो 3 अलग अलग इवेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक मुख्य कारण है ग्रेविटेशनल वेव्स के। पहला है एक्सप्लोजन ऑफ स्टार, यानी तारों का फटना। दूसरा है 2 बिग स्टार मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, यानी 2 तारे हों एक दिशा में बहुत तेजी में मूव कर रहे हों। तीसरा है 2 ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज, यानी 2 कोई ब्लैक होल हो वो एक दूसरे की तरफ घूम रहे हो और बाद में मिल जाए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा रीजन है ग्रेविटेशनल वेव्स बनने के। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव लेड टू इंक्रीज इन आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स इन इंडिया। 3 अलग अलग फैक्टर दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब जो होती है इंडिया से बाहर जो जिनको जॉब मतलब मिलती है तो उसमें वो रिस्पॉन्सिबल है। पहला है ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होने की वजह से ये ऐसा होता है आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया, यानी इंडिया में बहुत ज़्यादा मैन पावर स्किल्ड हो। तीसरा है लो वेज रेट ऑफ वर्कर्स इन इंडिया, यानी इंडिया में जो मजदूरी है वो काफ़ी कम है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। पहला है इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट्स मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, यानी लोकसभा के चुनाव में या किसी स्टेट असेंबली के चुनाव में जो कैंडिडेट जीतता है यानी जो उम्मीदवार जीतता है उसको लगभग 50% वोट, जितने पोल्ड हुए हैं उसका लगभग 50% वोट चाहिए उसको जीतने के लिए। सेकंड है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इन द लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डेप्यूटी स्पीकर्स टू द ऑपोजिशन, यानी अगर संविधान की बात करें तो संविधान में ऐसा दिया है कि लोकसभा में के जो स्पीकर हैं वो जो स्पीकर का पोस्ट है वो उनको जाता है जिनके पास ज़्यादा सीट हो लोकसभा में, और जो डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट है वो उनको जाता है जो कि विपक्षी हों। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी नीदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इन इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो लोकसभा या स्टेट असेंबली के जो सिस्टम है उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट है, यानी जो पहले आएगा वो ऐसा वाला है। इज फॉलोड वेयर अ कैंडिडेट हु पोल्स मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट इज इलेक्टेड, यानी उस उम्मीदवार को सीट मिलेगी जो कि अपने जो भी अलग अलग उम्मीदवार में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत सारे अगर उठते हैं तो जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा वही इलेक्टेड मेंबर कहलाएंगे। सेकंड है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड अमंग इट्स मेंबर, तो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी पार्टी और अपोजिशन को दिया जाता है बल्कि इलेक्शन होता है, मतलब उन्हीं के जो मेंबर है लोकसभा के उन्हीं में से इलेक्शन करके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुने जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली द काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट अटेंड क्रिटिकलिटी इन द कंटेक्स्ट मीन, तो हाल ही में काकरापार जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात का, तो वहाँ पे उसने क्रिटिकलिटी अटेंड कर ली है। तो आपको बताना है कि इस क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंटेक्स्ट में। तो उसका सही आंसर है सी द रिएक्टर हैज नाउ बिकम सस्टेनेबल एज इट कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन टू कंटिन्यू। कहने का मतलब क्रिटिकलिटी उनको बोलते हैं जब रिएक्टर कोई सस्टेनेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है और वो अब सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करना चालू कर देता है जिससे आगे रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहें, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी, जो कि हाल ही में काकरापार जो कि गुजरात में पावर प्लांट है न्यूक्लियर उसने अटेंड कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दशावतार थिएटर फॉर्म। दशावतार थिएटर फॉर्म के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज परफॉर्म्ड इन उत्तर प्रदेश, यानी इसको उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। सेकंड है द परफॉर्मर्स पर्सोनिफाई द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, इनमें जो परफॉर्मर होते हैं जो लोग इसको पेश करते हैं इस थिएटर परफॉर्मेंस को, तो वो विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनको दिखाते हैं। थर्ड है द परफॉर्मर्स वेयर वुडन मास्क, इनमें जो परफॉर्मर होते हैं तो जो मास्क पहनते हैं वो वुड के यानी कि लकड़ियों के बने होते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 2 एंड 3, यानी कि सेकंड और थर्ड वाला सही है, पहला वाला गलत है। दशावतार थिएटर फॉर्म उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कोंकण और गोवा जो रीजन है वहां पे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द पॉपुलेशन पिरामिड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉपुलेशन पिरामिड के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट इज यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज सेक्स स्ट्रक्चर दर्शाने के लिए पॉपुलेशन का यानी जनसंख्या का। सेकंड है अ स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड डिस्प्लेज इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि स्टेशनरी जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो दर्शाता है कि जो प्रोपोर्शन है पूरे एज ग्रुप का वो बराबर है।
तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। तो जो एज सेक्स स्ट्रक्चर है हमारा पॉपुलेशन का, तो वो कितनी महिला और कितने पुरुष हैं उनको दर्शाता है। और पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज सेक्स स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कॉज ऑफ सुनामी। तो 3 अलग अलग ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा रीज़न है, कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से सुनामी आता है। पहला है लैंडस्लाइड अंडर सी, यानी कि समुद्र के अंदर लैंडस्लाइड होता है जब, तब। सेकंड है अर्थक्वेक, यानी भूकंप। थर्ड है वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि कभी ज्वालामुखी फटता है तब। तो इसका सही आंसर है A1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 168 जो था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो सबसे पहला जो हमें उदाहरण मिलता है मिनिएचर पेंटिंग का वो किस समय था। तो इसका सही आंसर है बी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ पालास। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे पालास के समय में, तो उनके समय में ये मिनिएचर की पेंटिंग का एग्जाम्पल हमें यानी उदाहरण मिलता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 169 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमी व्हाट डज द टर्म डेप्रिसिएशन मीन। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें एक शब्द आता है डेप्रिसिएशन। तो इसका क्या मतलब होता है आपको बताना है। पहला है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी किसी फिक्स कैपिटल का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं। सेकंड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बाय एन एंटिटी, यानी पूरे साल भर में कितना एक जो बिजनेस है उसने खर्च किया है उसको बोलते हैं। सी है हमारा इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड रिडक्शन इन द नेट इनकम, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से नेट इनकम में कोई गिरावट आती है उसको बोलते हैं। और डी है हमारा लास्ट, इंक्रीज इन नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑफ अ बैंक, यानी कि किसी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीएज बढ़ गया हो उसको हम बोलते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।